Hello everyone, welcome to our channel that is Health Bar. The next topic of discussion is that is HAI. HAI is also known as the nosocomial infection and the full form of HAI is that is hospital acquired infection. So in HAI there are three criteria. Then we can tell the patient is suffering from the hospital acquired infection. The criteria is, first one is that is up to 48 hours after an admission. Second one is that is up to 30 days after an discharge, and the third one is up to 30 days after the surgical intervention or the operation. So these are the three main criteria of the HAI. If the person can meet among these or any one criteria among of these three HAI, then we can consider the patient is suffering from the HAI. So ये तीन क्राइटेरिया हमारे पास है HAI के लिए. अगर पेशेंट आपका इन तीन क्राइटेरियाज में से किसी एक क्राइटेरिया में भी फॉल करेगा, देन वी विल कंसिडर कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द HAI. सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं या कॉजेज़ हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू गेट द HAI. मेनली जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक थेरेपी के ऊपर हैं, या फिर द पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, or the patients who are more than 60 or 75 years of age, and the patients who are in the coma stage. So ये सारे ऐसे patients हैं जिनको chances होता है HAI होने की. तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि HAI के अंदर हमारे पास जो कॉमन HAI हैं वो कौन कौन से हैं. तो कॉमन HAI हमारे पास जो हैं, तो फर्स्ट इज़ अबाउट दी दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकेंड इज़ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, थर्ड इज़ दैट इज़ कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, fourth one is that is CLEPSY, that is central line associated bloodstream infection, and then meningitis. अब इन सब जितने भी हमारे पास HAI है इनको प्रिवेंट करने के लिए देर इज़ अ स्पेसिफिक बंडल्स एंड द बंडल्स आर नोन एज द केयर बंडल्स. तो हमारे पास जो बंडल्स हैं वो बेसिकली 4 बंडल्स हैं जिन बंडल्स का हम यूज़ करके वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द HAI. डेट इज़ फर्स्ट वन इज़ SSI बंडल. SSI इज़ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बंडल. Second one is that is COTI bundle. COTI is catheter associated urinary tract infection bundle. Third one is that is CLEPSY bundle. That is central line associated bloodstream infection bundle. Then the fourth one is VAP bundle. VAP is ventilator associated pneumonia bundle. If the patient is going for a surgical intervention, then in the preoperative phase we can use SSI bundle. If patient is on the catheter, then we can use COTI bundle. If patient is on the central line, then we can use the central line associated bloodstream infection bundle. And if patient is on the ventilator, then we can use the VAP bundle. VAP bundle ऐसा बंडल है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं ICU सेटिंग के अंदर, बिकॉज ICU में ही हमें पेशेंट मिलेंगे जो हमारे वेंटी के ऊपर होते हैं. लेकिन हमारे पास जो SSI बंडल है या फिर जो हमारे पास COTI और CLEPSY बंडल है, ये हमारे ICU के अलावा हम स्पेसिफिक वार्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेशेंट्स जो कैथेटर्स पे हैं या फिर जो सेंट्रल लाइन पे हैं वो आपको वार्ड में भी देखने को मिलेंगे. तो ये हमारे जो 2 बंडल्स हैं या 3 बंडल हमारे पास हैं, SSI, CLEPSY एंड COTI, ये तीनों बंडल हम वार्ड एज वेल एज ICU में भी देख सकते हैं. सो इन बंडल का जो मेन मोटिव है वो प्रिपेयर करने का वो यही है कि विद द हेल्प ऑफ दीज बंडल्स वी आर गोइंग टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. अब हम इन बंडल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इन बंडल्स के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होता है. तो हर एक वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ बंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारा डेट इज़ SSI बंडल. SSI बंडल का जो फुल फॉर्म है वो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बंडल. जैसे आपको पता होगा कि हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है, हमारे पास एक पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है. तो इन पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग देयर आर 3 मेन फेजेस, दैट इज़ प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव. तो SSI बंडल जो होता है वो हम प्री ऑपरेटिव फेज़ के अंदर चेक करते हैं. तो SSI बंडल का मतलब है कि जब पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो उस टाइम पे इस बंडल का हम यूज़ करके जो इसमें सिग्निफिकेंट क्राइटेरियाज़ है, पेशेंट उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इन SSI बंडल के अंदर जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो बेसिकली 5 क्राइटेरियाज़ हैं, जिसमें से 4 क्राइटेरिया जो है वो नर्सेस को फुलफ़िल करने होते हैं और जो लास्ट क्राइटेरिया है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को फुलफ़िल करना होता है. तो अब हम बात करेंगे इन क्राइटेरियाज़ के बारे में कि ये क्राइटेरियाज़ आखिर है क्या. सबसे पहला क्राइटेरिया जो आता है हमारे पास SSI बंडल में वो ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड द क्लोरोहेक्सिडिन बाथ टू द पेशेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी और अ डे बिफोर सर्जरी. मतलब पेशेंट को हमें क्लोरोहेक्सिडिन से बाथ करवाना है सर्जरी से एक दिन पहले या फिर सर्जरी वाले दिन.
अगर पेशेंट एबल नहीं है बात लेने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोहेक्सिडिन के वाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लोरोहेक्सिडिन के वाइप्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिंगल वाइप्स सिंगल बॉडी पार्ट के लिए ही यूज़ करना है। ये नहीं कि हम एक ही वाइप से पूरी बॉडी को क्लीन कर लें। अगर हम एक ही वाइप्स यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन उतना ही रहेगा। इसीलिए हमें सिंगल वाइप्स को यूज़ करना है सिंगल बॉडी पार्ट को क्लीन करने के लिए। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया हमारे पास जो है वो ये है कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है इट शुड बी लेस दैन 200 mg/dl। मतलब सर्जरी में जाने से पहले पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो 200 mg/dl से कम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा देन देयर इज़ अ चांस कि जो प्रॉपर वुंड हीलिंग है वो नहीं हो पाएगी। सेम अगर हम एग्जांपल लेते हैं डेट इज़ ब्लड प्रेशर का। जब भी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो सर्जन उसको मना कर देते हैं सर्जरी के लिए या फिर सर्जरी को होल्ड कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। क्यों? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा देन उसकी वजह से चांसेस होते हैं ब्लड फ्लो, मतलब हमारा ब्लड लॉस होने के। इसीलिए अगर हमारा ग्लूकोज लेवल या पेशेंट का ग्लूकोज लेवल भी 200 mg/dl से इंक्रीज़ है तो उसकी वजह से क्या है, वुंड हीलिंग में डिले हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया जो आता है वो ये है कि पेशेंट शुड बी नॉर्मोथर्मिक। पेशेंट शुड बी नॉर्मोथर्मिक का मतलब होता है कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसको फीवर नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया जो हमारे पास आता है वो ये है डेट इज़ यूज़ क्लिपर फॉर द पार्ट प्रिपरेशन। कुछ हॉस्पिटल में ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं कि वहाँ पे रेज़र का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पार्ट प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप वर्क करते हो किसी JCI या फिर NABH हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे क्लिपर्स का यूज़ करते हैं। क्लिपर्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि क्लिपर्स की हेल्प से एक तो कट नहीं लगता बॉडी में और ईजिली जो होते हैं वो पार्ट प्रिपेयर हमारा आराम से हो जाता है। तो ये जो हमारे पास 4 क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि पहला क्राइटेरिया था हमारे पास कि पेशेंट को हमें क्लोरोहेक्सिडिन से बात करवाना है। सेकेंड क्राइटेरिया था कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो 200 mg/dl से कम होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास था कि पेशेंट हमेशा नॉर्मोथर्मिक होना चाहिए, मतलब उससे फीवर नहीं होना चाहिए। लास्ट क्राइटेरिया या फिर फोर्थ क्राइटेरिया जो हमारे पास था वो ये था कि पेशेंट के लिए हमें क्लिपर को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ द रेज़र फॉर द पार्ट प्रिपरेशन। तो ये 4 क्राइटेरिया जो हमारे आते हैं SSI बंडल के अंदर, ये हमारी नर्सेस को फुलफ़िल करने होते हैं जब पेशेंट सर्जरी में जा रहा है। इसमें जो हमारे पास फिफ्थ क्राइटेरिया आता है डेट इज़ अबाउट द एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस का जो क्राइटेरिया है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को फुलफ़िल करना होता है। तो इस क्राइटेरिया में क्या है कि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है वो पहले इसका टेस्ट डोज देगा, मतलब जो एंटीबायोटिक है उसका AST डोज देगा पेशेंट को डर्म मलेरिया में। उसके बाद जो उसका फुल डोज होता है वो उसको OT में जा कर के मिलता है पेशेंट को। तो ये हमारे पास जो है वो 5 मेन क्राइटेरियाज़ होते हैं SSI बंडल के। उसके बाद हमारे पास जो अदर बंडल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपको SSI बंडल के बारे में समझ आया होगा कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज़ होते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ अबाउट द क्लेप्सी बंडल।